बंटवारे के बाद बसा राजेंद्र नगर इलाका। इस पूरे इलाके को पंजाबी बहुल इलाका माना जाता है और यहाँ पर घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है। पर तस्वीर कैसी होती है इलाके की, ये देखिए, रेजिडेंशियल इलाका है तो यहाँ पर आपको अमूमन यहाँ इस पूरे इलाके में घर ही घर दिखेंगे। लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर आपको दिखेंगे मशरूमों की तरह बढ़ते हुए शैक्षणिक संस्थान, जहाँ आईएएस आईपीएस की तैयारी कराई जाती है। कई संस्थान प्रतिष्ठित हैं, लेकिन जो लाइसेंस लेकर काम करते हैं, जो बिल्डिंग के नॉर्म्स फॉलो करते हुए काम करते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे हैं जिनकी वजह से लोकल रेजिडेंट्स ने को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किस तरीके के हालात हैं, क्या परिवर्तन आया है, सब आपको बताएंगे, लोगों से बात कराएंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे कि कैसे एक रेजिडेंशियल एरिया कमर्शियल हब बन गया और उसने लोगों की तकलीफ़ों को बढ़ा दिया। लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर उनकी जो तकलीफ़ें बढ़ी हैं, क्या हुआ है, कैसे जिस इलाके में घर ही घर हुआ करते थे वहाँ अब इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ पर होटल्स हैं, वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें जो अलग अलग तरीके से सिर्फ स्टूडेंट्स के चलते बढ़ गई। इस वक्त भल्ला जी हमारे साथ हैं जो आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, पूरा नाम एक बार बता दीजिए। और मेरा नाम जगदीश भल्ला है जी जगदीश जी, जो स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं और कैसे बदलते हुए आपने जो है वो देखा है इस इलाके को? मेरा 1960 का बर्थ है यहाँ से। अब मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, 64 इयर्स ओल्ड, और मैं आरडब्ल्यू में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ये बहुत अच्छी कॉलोनी थी, ये पार्टीशन के टाइम बनी थी, पर ये अनप्लान बनी थी। उस टाइम ना रिफ्यूजीज़ आ रहे थे तो रिफ्यूजीज़ को दी गई थी, ये कोई प्लानिंग से नहीं बनी। हम कई बारी दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कईयों को अप्रोच करते हैं कि भाई इसको रीडेवलपमेंट की जाए। ये कॉलोनी में इतना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो चुका है। 84 तक ये बहुत अच्छा था। 84 के बाद क्या हुआ, जब दंगे हुए सिखों के, तो दिस वन इज़ द सेफेस्ट कॉलोनी इन होल दिल्ली। पूरी दिल्ली में इस एरिया में कोई भी दंगा नहीं हुआ था। वहीं से इस कॉलोनी का जो कहते हैं ना तख्ता पलट होना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को लगा दिस वन इज़ द सेफेस्ट कॉलोनी। और यहाँ पे फिर वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, फ्लैट्स बिकने लग गए, लोग बाहर से आकर रहने लग गए। ये जो क्योंकि आपने तस्वीर बदलते हुए देखी, कैसे तस्वीर बदली है, ये जो इंस्टीट्यूट्स कब से आना शुरू हुए यहाँ पर और कैसे यहाँ के इलाका बदल गया? इंस्टीट्यूट जब ये हुए, ये समझ लो ये 84 के बाद वो, और 94-95 से इंस्टीट्यूट्स आने शुरू हो गए। और इंस्टीट्यूट्स आने से ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए मोटा मोटा 56 या 57 ब्लॉक्स हैं, तो अगर एक ब्लॉक में ले लो 250 वो होते हैं। 250 को अगर 4 से भी गुना कर दिया जाए फ्लैट्स, तो 65 प्लॉट हैं, और उसको 4 से भी गुना कर दिया तो 250 फ्लैट्स हो जाते हैं। एक फैमिली में अगर 4 आदमी हो तो एक समझो ब्लॉक में 1000 आदमी आता है, और 55 ब्लॉक है तो 55,000 बंदा यहाँ होना चाहिए ओल्ड जगह में। पर आज की डेट में 1,00,000-1,50,000 है, क्योंकि स्टूडेंट इतना आ गए हैं और लोग यहाँ से बेच बेच कर माइग्रेट हो रहे हैं। बेच क्या, किराए का धंधा हो गया। अब कई लोग रहते गुड़गांव में, इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं क्योंकि किराया आ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? हितेश हितेश जी, कितने साल से रह रहे हैं? मैं जी यहीं पैदा हुआ हूँ, 45 ईयर से यहीं पे ही हूँ मैं। हितेश जी, बदलता हुआ आपने ये इलाका देखा होगा, अब कैसी परेशानियां आ गई हैं जब यहाँ इलाके में देखते हैं कि मशरूमों की तरह इंस्टीट्यूट हो गए हैं। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर जो है वहाँ पर लोकल दुकानें जो हैं वो एक तरीके से फूड स्टॉल और तमाम चीज़ें बढ़ गई हैं। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है जी। इस समय तो ये हाल है कि यहाँ से निकलना भी बड़ा दुश्वार होता है कई बार। मतलब कभी हमने यहाँ से मार्केट भी क्रॉस करनी हो तो आसानी से 15-20 मिनट, आधे घंटे से पहले हम लोग मार्केट भी नहीं क्रॉस कर सकते हैं। इतना दुश्वार हो गया है। लाइट, पानी, हर चीज़ की यहाँ दिक्कत होनी शुरू हो गई है। बल्कि यहाँ के रेजिडेंशियल लोग तो इतने परेशान हैं कि बेच बेच के जा रहे हैं जी। यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, रेजिडेंशियल कम है, फैमिलीज़ यहाँ रह ही नहीं गई हैं। आपको क्या दिक्कतें हुई जब ये इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं? अभी तो एक हादसा हुआ, हादसे की वजह जांच में सामने आएगी, लेकिन हादसे में जान जरूर चली गई। आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस हादसे को और आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? सर, स्टूडेंट्स बहुत हैं और रिसोर्सेज कम हैं, जैसे कि कैपेसिटी कम है। और सबसे बड़ी बात है, इतने स्टूडेंट्स हो गए हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं। अब इंस्टीट्यूशंस उनके पास लाइसेंस है नहीं है, उनके पास किस तरह का लाइसेंस है,
आजकल जैसे कि रॉ इंस्टीट्यूशन है जहाँ ये हादसा हुआ है, वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी का उनका बेसमेंट थी, बट उन्होंने जैसे पार्किंग की थी, स्टोरेज की थी, बट उन्होंने वहाँ पर अपना लाइब्रेरी खोल ली। लाइब्रेरी खोलने से उनकी पाइप फटी। बारिश का पानी तो नहीं था वहाँ पर, बारिश हुई थी, बारिश का पानी वहाँ पे नहीं। 2000 की जो बेसमेंट है वहाँ पे इतना मध्य डूबने वाला नहीं है, बारिश का पानी वहाँ पे इतना नहीं आ सकता, क्योंकि उसके साथ भी अदर इंस्टीट्यूशन थे, वाजी रौतर, श्री राम था, तो इसलिए बारिश का पानी तो नहीं था वहाँ पे। उनका अपना मतलब उनका अपना पाइप, इंटरनल पाइप फटा और उससे उनका पानी भरना शुरू हो गया। और जिससे लोगों को उन्हीं की किस तरीके लापरवाही से 3 लोगों की उन्होंने अपने सिस्टम पे, उन्होंने गार्ड्स वगैरह की लापरवाही से 3 बच्चों की जो मौत हुई है, जो 3 बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए, वो तो इंस्टीट्यूशन की लापरवाही। हाँ, ये सच है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत हैं, ये सच है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत हैं, और स्टूडेंट्स हैं तो रिसोर्सेज थोड़े कम है, कैपेसिटी थोड़ी कम है। तो मैम आप बताइए, आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं और क्या बदलते हुए और क्या अच्छा और क्या लगता है आपको खराब बदलाव हुआ जो ये इंस्टीट्यूट्स बढ़ गए या रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ गई? देखिए, हर एक चीज़ के डबल वो होता ही है, कुछ का फ़ायदा होता है और कुछ का नुकसान। बच्चों के लिए तो चलो फ़ायदा हो गया, बट जो ऑलरेडी रह रहे हैं, जैसे मैं इधर 37 ईयर्स से रह रही हूँ, हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई ना। जो कैपेसिटी, लाइक मिस्टर भल्ला सेड, कि यहाँ पे थोड़े से ही लोगों के लिए जगह थी, एंड आपने वो इतना सारा इंक्रीज़ कर दिया। ना आप लोगों ने सीवेज के बारे में सोचा, ना आपने सोचा कि जो एग्जैक्टली नॉर्म्स हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह के, क्या हम फॉलो कर रहे हैं वो। तो उससे क्या हो रहा है, उससे सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, ऑल द रेजिडेंट्स, एवरीबडी इज़ गोइंग टू सफ़र, क्योंकि सारे सीवेज क्लॉग हो रहे हैं। पानी है तो पानी ओवरफ्लो होता रहता है, बच्चे अपनी क्लासेस में चले जाते हैं, पानी ओवरफ्लो होता रहता है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? दे आर ओनली पेइंग द रेंट। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई जो ओल्ड रेजिडेंट्स हैं इधर। अब हम भी तब तक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं ना जब तक हमें अलाउ किया जाए। इस हिसाब से तो द कंडीशंस ऑफ लिविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया बहुत ख़राब हो चुकी है। स्पेशली हम जैसे ओल्ड सिटीजन्स जो हैं उनके लिए तो बहुत ही ख़राब है। पानी इतना इतना भर जाता है, अगर हमने कहीं काम पे जाना है या कुछ है, हमें भी डर लगता है कि अगर कोई लाइव वायर है उसके ऊपर हमने पैर रख दिया, इवन वी वोंट बी देयर। तो इस हिसाब से आई थिंक समथिंग शुड बी डन कि ये अगर हैं इंस्टीट्यूट्स तो उनको प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। सर क्या प्रॉपर्टी बूम जो है वो इसकी वजह बना है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट इस तरीके खुले? डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं अफसोस करना चाहूँगा कि कल जो एक्सीडेंट हुआ है, जो हादसा हुआ है, वो बहुत ही दुखद हादसा है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी, फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी। हम इसको ना, जो मैं देख रहा हूँ मीडिया में इधर उधर अपने लेफ़्ट राइट पे, हम इसको ना थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ के उसका सोल्यूशन निकालने की। ये जो पर्टिकुलर बेल्ट है जहाँ पर ये हादसा हुआ है, आई स्टिल रिमेंबर, आज से 25 साल पहले मेरे ब्रदर इन लॉ ने गाड़ी ली थी और बिल्कुल इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी गाड़ी डूब गई थी। ये बेसिकली यहाँ पर ना वाटर क्लॉगिंग होती है। इट इज़ नॉट कि आम आदमी पार्टी आई तो होनी शुरू हुई, या इससे पहले कांग्रेस ही तो होती थी, या बीजेपी। इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल इशू दिस। हाँ, ये तो मेरे को, जो मैं देखता आ रहा हूँ करीब कोई 30-35-40 साल से ये पर्टिकुलर पॉइंट है। जैसे मिंटो ब्रिज है, वहाँ पर भी वाटर क्लॉगिंग होती है, बिल्कुल सेम पॉइंट है ये। लो लाइन एरिया। बिल्कुल लो लाइन एरिया है, इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। पता नहीं क्यों नहीं निकल पा रहा, कोई पर्टिकुलर हल है भी सही कि नहीं है। बाकी जो आप, जहाँ तक प्रॉपर्टी बूम की बात हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर रेंटल बड़ा अच्छा है, स्टूडेंट्स बहुत आ गए हैं, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 70% अभी रेजिडेंट्स जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए हैं, चाहे गुड़गांव चले गए हैं या अदर कॉलोनीज़ में चले गए हैं। और 70% का मतलब हो गया करीब कोई 30-35 हज़ार स्टूडेंट रजिंद्र नगर में हैं इस समय। और आसपास के एरियाज़ में अब देखो, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब जो लैंडलॉर्ड्स से यहाँ पर उनको रेंट अच्छा मिलने लग गया, उनका सोर्स ऑफ इनकम बन गया ये। और जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको रजिंद्र नगर को मक्का ऑफ यूपीएससी कहते हैं, कि भाई जितने भी यूपीएससी के इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे रजिंद्र नगर, पूसा रोड, इसी बेल्ट पे हैं। तो नेचुरल है, जहाँ पर इंस्टीट्यूट्स होंगे वहीं पर ही बच्चा आएगा, चाहे वो साउथ इंडिया से आ रहा है, चाहे नॉर्थ इंडिया से आ रहा है। तो इट इज़ बेसिकली, इट इज़ नॉट कि बच्चों के ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है या वीक है, तो ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि हाँ भाई, क्या उसका क्या बेस्ट सोल्यूशन है, इंस्टेड ऑफ कि एक दूसरे के ऊपर खामियां निकालें, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करें। उसको कैसे बेटर करना है, कैसे उसकी कॉलोनी को बेटरमेंट में लाया जाए, वो देखना चाहिए सर इनको। जब आप आए थे तब क्या हालात थे और अब क्या हालात आप देखते हैं? देखो, मैं तो मेरा तो बर्थ ही रजिंद्र नगर का है,
और हालात तो यहाँ पर इतने अच्छे थे जैसे कोरोना काल में हालात हो गए थे कि बिल्कुल स्काई बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। यही आज से 25-30 साल पहले हाल था कि मतलब राजेंद्र नगर यूज्ड टू बी ए मतलब वेरी वेरी गुड कॉलोनी। बट वो ठीक है, हालात बदल जाते हैं, मतलब इट इज़ आर ऑफ द नीड। बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो हम भी आगे अगर माइग्रेट कर रहे हैं तो कोई बेटर कॉलोनी में ही जा रहे हैं। ऐसे कोई वो बच्चों का कोई इशू नहीं है, या कमर्शलाइजेशन का कोई इशू नहीं है। वो तो देखो जैसे जैसे इंस्टीट्यूट, अब पूसा रोड है, इट इज़ कमर्शियली डिक्लेयर्ड रोड, तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स बने या वहाँ पर ज्वेलरी के शोरूम्स बने या कुछ भी बने, वो तो बनेंगे ही। वो तो जो है रेजिडेंशियल एरिया में नहीं बनने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं है। ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सारे कमर्शियल नोटिफाइड रोड पे ही हैं। रेजिडेंशियल एरिया में इंस्टीट्यूट नहीं। हाँ, एक बड़ी मेजर इशू है जो कि विच इज़ ए थ्रेट टू लाइफ अगेन, जो रेंद्र नगर में बेसमेंट्स में लाइब्रेरी खुली हुई हैं, दे आर वेरी डेंजरस, क्योंकि उनका एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है। अगर बच्चा वहाँ पर 40 सीट्स लगी हुई हैं तो 40 बच्चा एट अ टाइम बैठा हुआ है, और कोई फायर के नॉर्म्स नहीं है बेसमेंट में। अगर खुदा ना खास्ता कोई एमसीबी में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मुझे मतलब इट इज़ वेरी स्केरी। सर, इन इलाकों में नॉर्म्स वाकई क्या पूरे किए जाते हैं? अगर पूरे किए जाते तो ये हादसा नहीं होता। इस से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं उनको समय समय पर आके चेक करना चाहिए कि हमने जिसके लिए नक्शा दिया हुआ है वो चीज़ इधर हो रही है कि नहीं हो रही। सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट खुलते हैं, उनके परमिशन जो वो सब करते हैं, लेकिन आसपास जो अवैध चाहे रेडियाँ खड़ी हों, चाहे अवैध रूप से छोटे छोटे रेस्टोरेंट मशरूमों की तरह वो भी बढ़ गए हैं, उनसे कितना लोकल रेजिडेंस सोचता है कि नुकसान होता है निकलने में, या जाम के वक्त, या फिर छुट्टी के वक्त? रेजिडेंट्स को तो नुकसान है, मगर जो स्टूडेंट रह रहे हैं उनका खाना पूर्ति यहीं से होती है, क्योंकि इतनी मार्केट में दुकानें नहीं हैं कि उनको पूरा हो जाए। उनका सबका खाना पीना वहीं से चलता है। लोगों को तो परेशानी है, जो रेजिडेंट यहाँ रहेंगे उनको परेशानी तो है। दिक्कत पैदा करते हैं ये जो रेडियाँ या जो चीज़ अवैध? देखो, अगर मेरे को राजेंद्र नगर में शंकर रोड से पूसा रोड वाली रोड पे अगर कार पे जाना है अपनी, तो मेरे को कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में। वो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जो ये इंक्रोचमेंट्स हैं, जो ये रेडियाँ लगी हुई हैं, या फिर जो ट्रैफिक इस रोड पे है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो निकल भी नहीं सकते। और बहुत मुश्किल हो जाएगी। बेसमेंट्स में जो जिम्स वगैरह भी खुले हुए हैं उनका भी एक ही रास्ता है निकलने का, विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, और ये हमें देखना चाहिए। राजेंद्र नगर वॉज एन एरिया जो बिल्कुल सेफ था, यहाँ पे कोई ऐसे क्रिमिनल्स या क्राइम वाला एरिया नहीं था, बट अब बिकॉज ऑफ ऑल दिस हैपनिंग बहुत ज़्यादा मशरूम हो रहे हैं ये, एंड क्राइम रेट भी बढ़ गया है। सर यहाँ देखो अब कितनी तारें हैं, वायर, अगर कोई आग भी लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। इतनी पार्किंग हो गई यहाँ। दिक्कत ही यही हो गई है कि अब इसका वो हाल हो गया है कि कोई भी पार्टी, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी उठाता नहीं है। वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, और इतनी कोई भी पार्टी अगर इसको ठीक नहीं कर पाएगी। हमने कई बार इसका प्रस्ताव रखा गया है कि इट वॉज ए अनप्लान्ड कॉलोनी आफ्टर द पार्टीशन। इसको रीडेवलपमेंट ऑफ रिफ्यूजी कॉलोनी होना चाहिए, जैसे और मल्टी स्टोरी टावर 4-4 ब्लॉकों को मिलकर सोसाइटी बना देनी चाहिए, और ये 25-25, 30-30 मंजिल टावर्स होने चाहिए, ताकि खुली जगह हो, खुला आना जाना हो। इंस्टीट्यूट्स का क्या हल देखते हैं आप, जो कि इंस्टीट्यूट्स हैं और उसके बाद इस तरीके लो लाइन एरिया, खासकर जिस तरीके से बताया गया कि वो लो लाइन एरिया, तो वहाँ हमेशा ही इस पूरे इलाके में पानी पिछले 40 साल से वहाँ पानी वो जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भल्ला जी। यहाँ पिछले 40 साल से ही ऐसा देखा जा रहा है, जो हमारे को सुनने में आया। हम तो इतने बड़े नहीं थे, लेकिन हमारे को यही सुनने में आया। 25 साल हमारे को भी हो गए ये चीज़ देखते हुए। ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी गलती है, उनकी गलती है। ये उस चीज़ को ठीक नहीं करने को हो रहा है कि भाई उस चीज़ को ठीक किया जाए किसी तरह भी, बस एक दूसरे को ब्लेम ही करा जा रहा है। तो गलती किसी की भी हो, भुगतान आम आदमी को भुगतना पड़ता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि दोबारा एक ही तरह की गलती इसी तरीके से और गलतियां ना हो, क्योंकि कोई नौनिहाल जब किसी का जाता है तो उसका दर्द वही समझ पाता है, और दर्द इन इलाके वालों का भी है, जो ये जानते हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।